सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कंप्लीट साइंस की सीरीज हमारी चल रही है और हमने टारगेट रखा था 30 दिन के अंदर जो है हम इसको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और उसी टारगेट के लिए हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। और आज हमारा जो है क्लास नंबर 22 रहने वाली है मेरे भाई, ठीक है। क्लास नंबर 22 रहने वाली है। आप सभी जानते हैं फिजिक्स को जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं, केमिस्ट्री को जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब जो है हम बायो पर लगे पड़े हैं और बायो के भी जो है 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर अध्याय नंबर 3 करने वाले हैं मेरे भाई, जिसका नाम है जैव विकास। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जो है बोला जाता है। चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट है। 2 फॉर्म अभी निकले हुए हैं और बेहद इंपॉर्टेंट है। दोनों फॉर्म किसके लिए इंपॉर्टेंट है बता देता हूं, ठीक है। एक तो फॉर्म निकला हुआ है हरियाणा ग्रुप डी का मेरे भाई, ठीक है। हरियाणा ग्रुप डी का आपको बताना है आपकी राय क्या है। दूसरा फॉर्म निकला पड़ा है मेरे भाई पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का, ठीक है। HARYANA, ठीक है, हरियाणा हाई कोर्ट। इसके अंदर क्या वैकेंसी निकली हुई है, क्लर्क की ये वैकेंसी जो है निकली हुई है मेरे भाई, ठीक है। क्लर्क की वैकेंसी निकली हुई है। इन दोनों के फॉर्म आपको भरने जरूरी हैं और दोनों के फॉर्म कौन भर सकता है, सभी भर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। सभी कौन कौन भर सकते हैं, अगर आप जो है अदर स्टेट के हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप हरियाणा के हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब कुछ बच्चों के मन में ये डाउट आएगा कि भाई मेरा तो CET क्लियर नहीं है, तो CET का इसको कोई लेना देना नहीं है मेरे भाई, ठीक है। जिसका CET ग्रुप सी वाला जो हुआ था ना 2025 में, वो क्लियर नहीं है तो वो भी ये ग्रुप डी का फॉर्म भर सकता है, कोई मतलब नहीं है इसका। और इस पंजाब एंड हरियाणा को तो CET से कोई मतलब ही नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्म भरे हुए हैं। थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूं। इसकी फीस 500 रुपये है मेरे भाई, ठीक है। इसकी फीस 500 रुपये है और इसकी फीस जो है 1200 रुपये है मेरे भाई। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, फीस थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अब कुछ बच्चे डाउट में है, बहुत सारे बच्चों ने तो ये फॉर्म भर दिया है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का, और कुछ बच्चे डाउट में है कि भाई ये फॉर्म भरे या फिर ना भरे। इनके लिए थोड़ा सा मैं जो है ईजी कर देता हूँ चीज़ें, ठीक है। अब मोस्टली बच्चे जो है इस फॉर्म को भरेंगे। किस फॉर्म को भरेंगे, ग्रुप डी का फॉर्म को भरेंगे। डेफिनेटली बच्चे भरेंगे। कितने बच्चे भरेंगे बता देता हूं, 12 से 13 लाख बच्चे जो है इस फॉर्म को भरेंगे और बिना सोचे समझे इस फॉर्म को भर देंगे। जबकि इस फॉर्म को भरने में टाइम लगाएंगे कि मैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का क्लर्क का फॉर्म भरूं या फिर ना भरूं। मैं इतना सा कहूंगा आपको, अगर जो बच्चा इस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का हरियाणा ग्रुप डी का फॉर्म भर रहा है ना, और वो ये सोच रहा है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की क्लर्क की वैकेंसी का मैं फॉर्म भरूं या फिर ना भरूं, तो मैं डेफिनेटली कहता हूं अगर आप ग्रुप डी की फॉर्म भरने की हिम्मत रखते हो ना, तो डेफिनेटली जाके आप इस क्लर्क की फॉर्म की भर्ती का जो है फार्म भर दीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं थोड़े से डिफरेंस क्या है। इनमें डिफरेंस ये है कि मेरे भाई जो क्लर्क की वैकेंसी है ना, ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जो निकली है, इसका थोड़ा सा एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। एक तो इसका पूरा एग्जाम जो है किस में आता है, इंग्लिश में आता है मेरे भाई, ठीक है। पूरा एग्जाम इंग्लिश में आता है। साथ में इसका जो है 100 मार्क्स का जो है पेपर होता है और इसके अंदर भी 100 मार्क्स के पेपर में क्या होता है कि भाई जो है इंडिया जी के 50 मार्क्स की आती है और जो आपकी इंग्लिश है वो भी 50 मार्क्स की आती है। लेकिन इस इंग्लिश में थोड़ा सा इन्होंने पेज फंसा रखा है। वो क्या फंसा रखा है, इन्होंने ये कह रखा है कि भाई जो है 20 मार्क्स की तो मैं ऑप्शनल पूछूंगा आपसे, OPTIONAL, ठीक है। ऑप्शनल क्वेश्चन पूछूंगा, मतलब एक ऊपर क्वेश्चन आएगा, नीचे 4 ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन जो 30 मार्क्स की इंग्लिश पूछूंगा ना, वो आपको मैं पूछूंगा, ऐसे पूछूंगा मेरे भाई, ठीक है। प्राइस से राइटिंग पूछूंगा, ठीक है, प्राइस से राइटिंग पूछूंगा और आपसे क्या पूछूंगा, और आपसे ट्रांसलेशन पूछूंगा मेरे भाई, ठीक है। ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश मेरे भाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपसे पूछूंगा और बच्चे यहीं पर जो है मतलब डर जाते हैं कि यार ये चीज मैं कैसे लिख पाऊंगा। तो मेरे भाई यहां पर भी तो आप करोगे, कहां पर गया, चलो यहां पे बता देता हूं। ग्रुप डी में तो आप क्या करोगे, क्यों आसान है क्लर्क वाला एग्जाम, मैं आपको बताता हूं। ग्रुप डी में आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं मेरे भाई, ठीक है। 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और सारे पढ़ने हैं। ये दिल से निकाल देना कि कोई एक सब्जेक्ट छोड़ दूंगा तो मेरा ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। सातों के सातों सब्जेक्ट पढ़ने हैं। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, यहां पे कट ऑफ, एक आइडिया बता रहा हूं भाई, हालांकि पता नहीं है कट ऑफ कितनी जाएगी, एक आइडिया बता रहा हूं, 70 से 75 के बीच में जाएगी कट ऑफ मेरे भाई, ठीक है। 70 से 75 के बीच में हमेशा से जाती है। इससे कट ऑफ जो है ग्रुप डी की कम नहीं जाती है, चाहे कितनी भी वैकेंसी आप ले आना, चाहे कितना भी मुश्किल पेपर ले आना, इससे कट ऑफ नीचे नहीं जाएगी। ग्रुप डी की बात कर रहा हूं। इसी के अपोजिट अगर हम क्लर्क की बात करें, हरियाणा, ये जो पंजाब एंड हरियाणा क्लर्क की बात करता हूं, तो इसमें कितने सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, मात्र 2 सब्जेक्ट इसके अंदर पूछे जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। 2 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। 2 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं बता चुका हूं। एक तो इंडिया जी के आएगी,
ठीक है। और दूसरा क्या आएगी मेरे भाई, दूसरी इंग्लिश आएगी, ठीक है। उसके बाद आप तैयारी कैसे करते हैं इंडिया जीके की तैयारी? तो यार देखो, आप कोई भी आप तैयारी तो कर रहे होगे सरकारी नौकरी की, आप हो सकता है 1-2 साल से तो तैयारी कर ही रहे होगे, मिनिमम तो कर ही रहोगे। तो हर एग्जाम, चाहे कोई भी आपने एग्जाम दिया हो, वहां पर इंडिया जीके आती ही आती है मेरे भाई, ठीक है। इंडिया जीके आती ही आती है। और हरियाणा जीके वैसे ज्यादा नहीं पूछता, हरियाणा जीके के कुछ क्वेश्चन ही पूछता है, क्योंकि हरियाणा रीजन के कोटों में आपको लगाना है, तो हरियाणा जीके कुछ क्वेश्चन पूछ। तो ये दोनों सब्जेक्ट जो है पहले से आपके रेडी होंगे, तो 50 मार्क्स में से जो है ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। मान लेते हैं आप यहाँ पे 50 में से 30 मार्क्स ले लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। रही बात इंग्लिश की, तो मैं ऐसा मानता हूं कि इंग्लिश में अगर आप यहाँ पे 25 मार्क्स ले सकते हो ना, 25 मार्क्स, ज्यादा नहीं कह रहा, मिनिमम 25 मार्क्स कह रहा हूं, तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे चांस बन जाएंगे मेरे भाई सिलेक्शन के मेरे भाई, ठीक है। बहुत अच्छे चांस बन जाएंगे सिलेक्शन के। कैसे बन जाएंगे? इससे आपका रिटन एग्जामिनेशन तो निकल ही जाएगा, यानी कि आप नेक्स्ट स्टेज में पहुंच जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज में पहुंच जाएंगे, और नेक्स्ट स्टेज क्या होगी? टाइपिंग की होगी मेरे भाई, ठीक है। वहां पर आपको स्वीयर क्वालिफाइंग करना है, यानी कि पूरा जो आपका प्रोसेस होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, वो आपके इन्हीं नंबर्स पे बनेगी, यानी कि इंग्लिश और इसी के बेस पे बनेगी। तो मेरा ऐसा मानना है, जो बच्चा 55 से 60 मार्क्स ले सकता है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में, वो डेफिनेटली इस फॉर्म को भर दीजिएगा। ये मत सोचना रिस्क किस में है मेरे भाई, जब आपने समुद्र में घोड़े उतारी दिए ना, तो अब समुद्र कितना गहरा है ये कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। आई बात समझ में? दोनों फॉर्म भरने हैं। मेरा सजेशन तो यही कहता है, अगर आप ऑनेस्टली मुझसे पूछोगे ना कि भाई भरूं या ना भरूं, तो डेफिनेटली मैं कहूंगा 1200 रुपए मत देखना, आप जिंदगी का रिस्क देखना। अगर 1200 रुपए लगाकर जो है, अगर आपकी बेरोजगारी दूर हो सकती है ना, तो डेफिनेटली आपको 1200 रुपए का रिस्क लेना चाहिए, मैं तो ऐसा कहता हूं। अब रिस्क में भी इश्क है मेरे भाई। कैसे इश्क है? अब यहां पे मान लेते हैं 4 महीने में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। और एक और बात बताता हूं, ये जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है ना, इसका एग्जाम जो है बहुत जल्दी होता है, ग्रुप डी की तरह नहीं है कि लटका के रखते हैं 1 साल मेरे भाई, ठीक है। अगले 4 मंथ, जैसे कि 9 जुलाई इसकी लास्ट डेट है भाई, ये भी याद रखना, जिसने फॉर्म नहीं भरा 9 जुलाई लास्ट डेट है, 9 जुलाई से पहले भर देना। 9 जुलाई के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं अगले 3 या 4 महीने में इसका एग्जाम हो लेगा मेरे भाई, ठीक है। 3 से 4 महीने आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना है, इंडिया जी के नहीं पढ़नी, मुझे पता है आपको आती है, मोस्टली आपको आती है। 4 महीने सिर्फ जी जान लगा दो इस इंग्लिश पर, उसमें भी आपका बेनिफिट होगा। कैसे होगा? चलिए मान लेते हैं, आप कहोगे यार मैंने तो 4 महीने जो है पूरी मेहनत से पढ़ाई करी, इंग्लिश अच्छे तरीके से कर ली मैंने, लेकिन भाई मेरा सिलेक्शन तो नहीं हुआ। इसमें भी आपकी एक पॉजिटिव चीज ये है कि 4 महीने आपने यहाँ पे इंग्लिश दिए, तो आपका क्या सब्जेक्ट अच्छा हो गया? इंग्लिश हो गया, क्योंकि आपका अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसका जो है इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत वीक है मेरे भाई। HSSC CET मेंस की बात कर लो, हरियाणा पुलिस की बात कर लो, ग्रुप डी की बात कर लो मेरे भाई, समझ रहे मत? यहां से आपका इंग्लिश सब्जेक्ट अच्छा हो जाएगा, जिससे आपको कहां बेनिफिट मिलेगा? 2029 में जो आपकी बंपर भर्तियां आएंगी ना, HSSC CET पर ही होगा, हरियाणा ग्रुप डी होगा, CET मेंस होगा, हरियाणा पुलिस की भर्ती आएगी, बंपर भर्ती आएगी ना, यहां पर आपके फिर जो चांसेस है ना सिलेक्शन के, वो बहुत ही ग्रीन हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट आपको करनी ही पड़ेगी। इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, इनके बिना आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, मैं हर बार बोलता हूं। तो आपको एक रीजन चाहिए इंग्लिश पढ़ने के लिए, वो मैं रीजन यहां पर दे रहा हूं। इस एग्जाम को भर दीजिएगा, अपनी इंग्लिश की तैयारी में जुट जाइएगा, क्योंकि इंग्लिश कहीं ना कहीं से तो आपको शुरू करनी ही करनी होगी मेरे भाई, समझ गए मेरी बात? इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी, सजेशन है तो इस भर्ती के रिगार्डिंग, हरियाणा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की क्लर्क भर्ती के रिगार्डिंग, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें आज हम जो है बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर करने वाले हैं मेरे भाई, जिसका नाम क्या हो जाएगा? जिसका नाम जैव विकास हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में ऑर्गेनिक जो है इवोल्यूशन बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। एमसीक्यू हम बाद में देखेंगे, 25 एमसीक्यू जो है आज हम यहां पर देखने वाले हैं इस चैप्टर से। और एमसीक्यू देखने से पहले हम पूरे चैप्टर का निचोड़ देख लेंगे, जिससे हम जो है चैप्टर की अच्छी समझ ले लेंगे, जिसके बाद जो है कितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आ जाएंगे वो हम कर लेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जो है आज चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं, जिसका नाम है जैव विकास मेरे भाई, ठीक है। भाग 1 को देख लेते हैं और एक एक शब्दों का पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे, जैसे हमारी ये सीरीज चल रही है मेरे भाई। ये सीरीज साइंस की बेहद इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रखना। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये साइंस तो वैसे भी सब्जेक्ट हर एग्जाम में आता है, चाहे किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो, लेकिन ग्रुप डी के अंदर, ठीक है, ग्रुप डी के अंदर मेरे भाई ये 15 मार्क्स की आएगा, ठीक है। 15 मार्क्स की आएगा, तो अच्छी खासी तैयारी आपकी यहीं से हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अभी जो मैंने फ्री बैच चला रखा है ना मेरे भाई, ये फ्री बैच जो मैंने ये चला रखा है, ठीक है, फ्री बैच कितने मार्क्स का चल रहा है? 60 मार्क्स का चल रहा है। स्पेशली ये किसके लिए चल रहा है? स्पेशली ये जो है CET मेंस, ठीक है, CET मेंस हो गया, हरियाणा पुलिस हो गया,
और क्या हो गया भाई, आपका ग्रुप डी हो गया। ठीक है, इनके लिए है भाई ये। ठीक है, बाकी आप जो भी एग्जाम देते हो वहां पे हरियाणा जी के छोड़ के सारे सब्जेक्ट आते हैं, तो सारों की तैयारी यहां से हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, और ग्रुप डी में भी यहां से 55 मार्क्स का पूछा जाएगा। 20 मार्क्स की आपकी क्या पूछी जाएगी मेरे भाई, 20 मार्क्स का कुछ नहीं पूछा जाएगा। 15 मार्क्स की आपकी जो है साइंस पूछी जाएगी, 25 मार्क्स की आपकी जो है हरियाणा जीके की पूछी जाएगी। ठीक है, इंडिया जीके आपकी 15 मार्क्स की पूछी जाएगी। और क्या आ गया, और कुछ नहीं आएगा, बस ये 3 ही सब्जेक्ट आएंगे मेरे भाई। मेन अपने बात कर रहा हूं। ठीक है, अपने 60 मार्क्स से, और इनको मिला लेना, कितने हो गए, 5 10 15, 5 का आया 5, और एक आ गया, एक और एक 2, 2 और 2 4, और एक 5, 55 मार्क्स का जो है आपका यहीं से फंस जाएगा मेरे भाई एग्जाम। ठीक है, तो और भी कोई अगर आपका डाउट हो, क्वेरी हो, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए फर्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। एनसीईआरटी का पॉइंट क्या बोलता है, जैव विकास का जन्मदाता कौन है, यानी कि पोस्टमार्टम ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, करोड़ों वर्ष पहले के सरल यूकैरियोटिक जीवों, इससे पिछले चैप्टर में हम देख के आए थे, 2 शब्द हमने क्या देखे थे, एक तो प्रो कैरियोटिक देखे थे, और जो है दूसरे हमने यूकैरियोटिक देखे थे। अब कहानी उनसे आगे चलते हैं लेके। ठीक है, तो सरल यूकैरियोटिक जीव जो होते थे ना, करोड़ों साल पहले, जीवों से आधुनिक जटिल जीवों की क्रमिक उत्पत्ति जैव विकास कहलाती है। तो डायरेक्ट अगर आपसे पूछे भाई जैव विकास क्या कहलाता है, तो जैव विकास क्या कहलाता है, क्रमवार। ठीक है, क्रमवार विकास मेरे भाई। ठीक है, क्रमवार विकास का क्या मतलब होता है, क्रमवार का विकास का मतलब होता है सीक्वेंस वाइज किसी चीज का विकास होना, यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे किसी का विकास हुआ है, तब जाके जो है उसको क्या बोला जाता है, सीक्वेंस बोला जाता है, यानी कि क्रमिक विकास बोला जाता है। अब हमारी पृथ्वी को देख लो, हमारी पृथ्वी क्या एक झटके में बनी है, नहीं बनी ना, क्रमवार हुआ है, धीरे धीरे इसका विकास हुआ है। पहाड़ को देख लो, माउंटेन को देख लो, माउंट एवरेस्ट को देख लो, अरावली पर्वत, किसी चीज को भी देख लो, एवरीथिंग, सभी का विकास जो है क्रमवार तरीके से हुआ, एक झटके में कुछ भी नहीं हुआ मेरे भाई। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, उसी को जो है जैव विकास बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। विकास एवोल्यूशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। ये एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हर्बर्ट स्पेंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बताइए जो है विकास एवोल्यूशन शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था, तो आप बताएंगे हर्बर्ट स्पेंसर नाम के व्यक्ति के द्वारा जो है सर्वप्रथम जो है जैव विकास का जो है विकास शब्द का जो है उपयोग किया गया था मेरे भाई। ठीक है, ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन होगी। अब इसी को सरल भाषा में देख लेते हैं क्या लिखा गया है, तो देख। ठीक है, तो यहां से शुरू करते हैं, जैव विकास मेरे भाई। ठीक है, तो जैव विकास यानी कि इवोल्यूशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। सबसे पहले इस इवोल्यूशन शब्द का जो है पोस्टमार्टम करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है धीरे धीरे होने वाला क्रमिक बदलाव। जो मैंने अभी आपको बताया, पृथ्वी क्या है, धीरे धीरे बनी है मेरे भाई। जिस भी चीज का विकास धीरे धीरे होता है ना, उसको क्या बोला जाता है, उसको जैव विकास बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। क्रमिक बदलाव को कहते हैं जैव विकास। करोड़ों साल पहले इस धरती पर पानी के अंदर छोटे छोटे अमीबा जैसे जीव आए थे मेरे भाई। ठीक है, ये चीज आपने पढ़ी होगी, ज्योग्राफी में भी पढ़ी होगी। सबसे पहले जो है पूरे जो है ब्रह्मांड में जो क्या होता था, समुंदर था मेरे भाई। ठीक है, धरतियां तो बाद में बटी हैं मेरे भाई, पहले क्या होता था, समुंदर होता था पूरा, और समुंदर के अंदर क्या होते थे, छोटे छोटे जीव पनपने लगे। यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, सबसे पहले इस धरती पर पानी के अंदर जो है छोटे छोटे अमीबा जैसे जीव आए, और उन्हीं से धीरे धीरे बदलते बदलते आज के एडवांस पेड़ पौधे और इंसान बन गए मेरे भाई। यानी कि सबसे पहले छोटे छोटे पौधे आए, कितने साल वो छोटे छोटे जीव रहे होंगे, फिर उनके बाद धीरे धीरे उनमें चेंज आया, उनमें चेंज आने के बाद धीरे धीरे कोई काई आई होगी, छोटा मोटा पेड़ उत्पन्न हुआ होगा। ऐसे ऐसे चीजें बनते बनते आज आप जो देख रहे होगा, नीम का इतना बड़ा पेड़ हो गया, पीपल का इतना बड़ा पेड़ हो गया, हम इंसान कितने बड़े हो गए। तो ये एकदम से हम इंसान या फिर पीपल का पेड़ नहीं बना। स्टार्टिंग में समुद्र के अंदर छोटे छोटे जीव, अमीबा जैसे जीव होते थे, करोड़ों सालों तक इनका विकास होता गया, धीरे धीरे विकास होता गया। वर्तमान में आज हम ऐसे बन गए हैं। इसी को जैव जो है एवोल्यूशन यानी कि विकास बोला जाता है मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी क्रमिक विकास को हम जैव विकास कहते हैं। अब एग्जाम का सीधा फैक्ट सुनो, इस इवोल्यूशन शब्द का दुनिया के सामने सबसे पहले उछालने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, तो आप बताएंगे हर्बर्ट स्पेंसर नाम के वैज्ञानिक ने जो है सर्वप्रथम जो है विकास नाम का जो है उपयोग किया था मेरे भाई। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, समजात अंग लिखा गया है। जो एनसीईआरटी की आप किताब पढ़ोगे ना, वहां पर आपको यही शब्द मिलेगा, समजात अंग मेरे भाई। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा इस समजात शब्द का जो है मतलब क्या होता है, इसीलिए हर बार बोलता हूं एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, साथ में जो उसमें डिफिकल्ट शब्द होते हैं ना, उनका मतलब आपको पता होना चाहिए। जब तक आपको मतलब समझ नहीं आएगा ना, कुछ भी नहीं हो सकता मेरे भाई। अब समजात अंग का मतलब समझो क्या होता है। ठीक है,
ये देखो, विभिन्न जंतुओं यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जंतु जो होते हैं, जंतुओं के वे अंग जो उत्पत्ति एवं मूल संरचना में समान होती है। यानी कि विभिन्न जंतुओं के वे अंग मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के जो जंतु होते हैं ना, उनके जो अंग होते हैं ना, उनकी जो उत्पत्ति होती है मतलब कि उनकी जो डेवलपमेंट होती है या फिर उनकी जो मूल संरचना होती है, मूल संरचना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, वो जो है एक समान होता है मेरे भाई। ठीक है, एक समान होता है। ठीक है, परंतु उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब कि उनकी जो संरचना हुई है ना वो तो एक समान हुई है, जैसे कि हमारा हाथ हो गया, पैर हो गए, हमारा हो गया, चमगादड़ का हो गया या फिर पक्षी के हो गए, इनकी जो संरचना है ना, मूल बेसिक स्ट्रक्चर है वो एक जैसा होता है, लेकिन जो इनके काम होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं, तो यहाँ पे देखो, समजात अंग कहलाते हैं। समजात अंग की डेफिनेशन समझ आई, किसको समजात अंग बोलते हैं, जिसकी, यहाँ पे लिख देता हूं चलो, जिसकी संरचना एक जैसी हो परंतु कार्य अलग अलग हो, अलग हो, क्या कहलाता है, समजात, क्या समजाती था ना, समजात अंग। ठीक है, समजात अंग कहलाता है मेरे भाई। ठीक है, ये समजात अंग का मतलब याद रखना, आगे से समजात का मतलब क्या होता है, ऐसे जानवर या फिर ऐसे जानवरों के अंग जिनकी उत्पत्ति तो बिल्कुल सेम हुई है लेकिन उनके कार्य जो है अलग अलग होते हैं। आई बात समझ में। अब इसके उदाहरण देख लो, समजात अंग के उदाहरण क्या क्या होते हैं, मनुष्य का हाथ मेरे भाई। ठीक है, घोड़े का पैर हो गया। ठीक है, घोड़े का पैर हो गया, पक्षी व चमगादड़ के पंख हो गए। अब देखो ऊपर क्या कहा था, डेफिनेशन में कहा था इनकी जो उत्पत्ति है ना, इनकी जो बेसिक संरचना है वो एक जैसी हुई है। अब मनुष्य का हाथ लगा लो, घोड़े का पैर लगा लो या फिर पक्षी या चमगादड़ के पंख लगा दो, इनकी जो उत्पत्ति हुई है ना, उत्पत्ति यानी कि ये कैसे बड़े हुए हैं या फिर इनका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है वो बिल्कुल सेम है, चाहे इंसान का हाथ लगा लो, पक्षी के पंख लगा लो, चमगादड़ के पैर लगा लो। समझ रहे हैं मेरी बात, इनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना वो सेम है लेकिन कार्य अलग अलग करते हैं। कार्य अलग अलग कैसे करते हैं, जैसे का मनुष्य अपना हाथ है, हाथ हम किस लिए यूज करते हैं, किसी चीज को पकड़ने के लिए करते हैं ना। घोड़े का पैर क्या काम करता है, भागने के लिए काम करते हैं। पक्षी चमगादड़ के पंख क्या काम करते हैं, उड़ने के लिए काम करते हैं। यही डेफिनेशन में बताया गया। अब आई बात समझ में, आई ना। चलो आगे चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, सरल भाषा में भी ऐसा लिखा गया, चलो कोई बात नहीं, एक बार पढ़ के बता देता हूं। ये देखो ट्रिक से छप जाएगा। पहला शब्द क्या है, समजात अंग। समजात का मैं बता चुका हूं, इसका संधि विच्छेद करो। सम का मतलब होता है समान और जात का मतलब होता है जन्म या उत्पत्ति मेरे भाई। यानी ऐसे अंग जिनका जन्म और अंदर की हड्डियों का ढांचा, मूल संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा है पर उनके काम बिल्कुल अलग अलग हैं। उदाहरण से देखो, हमारा हाथ समान पकड़ता है, घोड़े का पैर दौड़ता है और पक्षी का पंख उड़ता है। ऊपर से देखने में ये अलग अलग हैं लेकिन अंदर डॉक्टर की एक्सरे मशीन से देखोगे तो सबकी हड्डियां बिल्कुल सेम टू सेम मिलेंगी। इसका मतलब हम सबके पूर्वज कभी ना कभी एक ही थे मेरे भाई। आई बात समझ में, मतलब जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है ना वो एक ही है। इससे क्या पता चलता है, पक्षी का, हमारा, घोड़ों का, इनका क्या है, जो पूर्वज थे ना वो लगभग एक ही रहे होंगे। अब आप कहोगे यार घोड़ा तो अलग है, हम अलग हैं, तो वही तो इस चैप्टर में कहा गया है, जो विकास हुआ है ना वो क्रमवार तरीके से हुआ है, करोड़ों सालों तक हुआ है मेरे भाई, करोड़ों सालों के बाद हुआ है। सबसे पहले छोटा सा जीव था मेरे भाई, छोटा सा जीव था करोड़ों साल पहले। अब करोड़ों सालों के बाद कोई घोड़ा बन गया, कोई जो है इंसान बन गया, ये करोड़ों सालों के बाद हुआ है ना, धीरे धीरे चेंजेस हुआ। अब कैसे क्या चेंज हुए, किस में हुए, वो हम इसी चैप्टर में आगे देखेंगे, तब जाके चीजें आपको अच्छे से समझ आएंगी। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आई थिंक क्लियर हुई होगी। इसीलिए बोलता हूं आराम से शांति से बैठ के इन चैप्टर्स को, वीडियो को देखा करो, हेडफोन लगा लो करो, सब कुछ समझ आएगा मेरे भाई। फिर भी अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अभी हमने क्या देखा था, समजात अंग देखा था मेरे भाई। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, एक सेकंड, ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। समजात अंग, एक सेकंड, समजात अंग। ठीक है, समजात अंग। समजात अंग क्या होता है, मूल संरचना समान, मूल संरचना समान लेकिन कार्य अलग, कार्य आएगा ना, कार्य अलग मेरे भाई। ठीक है, कार्य अलग, ये हम देख चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं। इसी का अपोजिट एक शब्द है जिसका नाम है समवृत्ति। समवृत्ति कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, समवृत्ति अंग इसी के अपोजिट है। इसके अपोजिट क्या होगा, इसके अंदर मूल संरचना, मूल संरचना अलग होगी लेकिन कार्य समान होगा।
ठीक है, कार्य समान होगा। कैसे होगा तो चलिए देख लेते हैं। एनसीईआरटी की डेफिनेशन क्या कहती है। एनसीईआरटी कहती है वे अंग जो कार्य में समान होते हैं परंतु उनकी मूल संरचना एवं उत्पत्ति भिन्न भिन्न होती है, जैसे कि समवर्ती अंग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि तितली काइटिन के पंख और चमगादड़ त्वचा के पंख। मेरे भाई इनमें डिफरेंस है, कैसे होता है तो यहां से दिखाता हूं। देखो ठीक है, समवर्ती अंग, इसका पोस्टमार्टम करो। सम का मतलब का होता है समान और वर्ती का मतलब होता है व्यवहार या फिर काम। मेरे भाई ठीक है, यानी कि समवर्ती का क्या मतलब हुआ, सम का मतलब समान। ठीक है, यहां पे लिखा है ना, देखो सम का मतलब समान होता है, वृत्ति का मतलब क्या होता है, व्यवहार या फिर काम से अलग होना। मेरे भाई यानी कि ऐसे अंग जिनका जन्म और अंदर का ढांचा बिल्कुल अलग अलग है पर वे काम बिल्कुल एक जैसा करते हैं। जैसे कि देखो तितली के पंख और चमगादड़ के पंख, दोनों का काम एक ही है, दोनों का काम तो एक ही है ना, यही तो हम कह रहे हैं। ऊपर जाके ऊपर देखो, ऊपर यही तो लिखा गया है, वे अंग जो कार्य में समान है परंतु उनकी मूल संरचना जो है अलग अलग है। मेरे भाई ठीक है, अब तितली और चमगादड़ पंख है इनके पास, कार्य तो सेम कर रहे हैं, दोनों उड़ने का ही तो काम कर रहे हैं। तितली है या फिर चमगादड़ है, काम तो उड़ने का ही कर रहे हैं पंख से, लेकिन इनकी जो संरचना है वो अलग अलग है। कैसी है देखो, दोनों का काम एक ही है, आसमान में उड़ना। पर तितली के पंख पतले प्लास्टिक जैसे काइटिन के बने हैं, हड्डी नहीं होती, लेकिन चमगादड़ के पंख उसकी खाल त्वचा के हैं और एक काम त्वचा के हैं, काम एक पर जन्म अलग अलग, यानी कि इनके पूर्वज अलग अलग थे। मेरे भाई आई बात समझ में, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, सब कुछ समझ आ जाएगा। मेरे भाई कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जो आपको समझ नहीं आए। मेरे भाई ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 4 को देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या बोल रहा है, जंतुओं के शरीर में, यहाँ पे क्या लिखा गया, मनुष्य के शरीर के 200 फालतू पुर्जे, मतलब मनुष्य के शरीर में, हम जो इंसान है ना, हमारे अंदर जो है 200 ऐसी चीजें हैं। अब सोच के देखो, 200 ऐसी चीजें हैं जो फालतू की चीजें हैं जिनका हम यूज ही नहीं करते। मेरे भाई ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या 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 कहा गया यहाँ पे। एनसीईआरटी बोलती है जंतुओं के शरीर के वे अंग, जंतुओं के शरीर के वे अंग जिनका वर्तमान समय में कोई कार्य नहीं होता अवशेषी अंग कहलाते हैं। मेरे भाई अवशेषी अंग किनको बोला जाता है, अवशेषी अंग। अवशेष का मतलब क्या होता है, वही बचे हुए पार्ट जिनका यूज ना हो। मेरे भाई ठीक है, तो ये देखो मनुष्य के शरीर में लगभग 200 से अधिक अवशेषी अंग पाए जाते हैं। अब अवशेषी का पोस्टमार्टम करेंगे, यहाँ पे देखो ठीक है, ये देखो अब आते हैं हमारे शरीर के फालतू कबाड़ पर, जिसे विज्ञान में अवशेषी अंग कहते हैं। इसका पोस्टमार्टम है अवशेष। अवशेष का मतलब क्या होता है, बचा हुआ फालतू हिस्सा। मेरे भाई ये वो अंग है जो हमारे दादा परदादा पूर्वजों के जमाने में बहुत काम के थे, पर हमने सालों से इनका इस्तेमाल बंद कर दिया, तो ये शरीर में सिर्फ निशान बनकर रह गए। मेरे भाई ठीक है, अब आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि हमारे शरीर में ऐसे 200 से ज्यादा पुर्जे घूम कर रहे हैं। अब इसका एक उदाहरण देता हूं, वैसे तो नीचे भी लिखा है, मुझे पता है, थोड़ा सा आपको बता देता हूं। अब आप कहोगे कि यार ऐसी कौन सी चीज है जो पहले हम जो है यूज करते थे ज्यादा लेकिन अब यूज नहीं है। तो एक बात सोचो, हमारे पूर्वज क्या होते थे, आदि मानव टाइप के होते थे, जंगलों में रहते थे। वो क्या करते थे, कच्चा मांस खाते थे ना, जानवरों को ही तो खाते थे, कच्चा मांस खाते थे ना। तो उनकी जो अक्कल दाढ़ होती है ना, अक्कल दाढ़ किसी को पता है, ऐसे दांत होते हैं मेरे भाई, मुंह के अंदर देखा है ना, अक्कल दाढ़ होती है। तो यहाँ पे जो ये इस कैटेगरी के जो दांत होते हैं ना, इस कैटेगरी के जो यहाँ तक दांत होती हैं, ये क्या होते हैं, ध्यान से देखना, शीशे में देखना, इनकी जो लेंथ, इनकी जो मोटाई और चौड़ाई होती है ना, वो लंबी होती है। चौड़े चौड़े दांत होते हैं मेरे भाई। आगे के दांत क्या होते हैं, आगे के दांत सिंगल होते हैं, ऐसे होते हैं, नुकीले होते हैं। लेकिन जो चबाने का, खाने चबाने का काम करते हैं ना, वो यही दांत करते हैं। इनको क्या बोलते हैं, अक्कल दाढ़ बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, अक्कल जाड़ बोल लो या फिर दाढ़ बोल लो, कुछ भी बोल लो मेरे भाई। ठीक है, चलो जाड़ लिख देते, अक्कल जाड़। इनका काम क्या होता था, इनका काम भाई बहुत साल पहले होते थे, जो आदि मानव होते थे ना, वही इसका यूज करते थे, क्योंकि कच्चा मांस खाते थे और कच्चा मांस को चबाने के लिए इन्हीं दांतों का इस्तेमाल होता था, अक्कल जाड़ का। लेकिन वर्तमान में क्या हम इनका यूज करते हैं, उतना यूज नहीं होता जितना पहले होता था। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या है, मिक्सी है मेरे भाई। ठीक है, मिक्सी है, मिक्सी में हम सारी चीज़ों को, जो हार्ड चीज़ें होती है उनको पीस लेते हैं। हमारे को ज़्यादा मेहनत, दांतों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो हम आराम से खा लेते हैं। तो अक्कल दाढ़ का काम ही नहीं पड़ता। सिर्फ ये अक्कल जाड़ आती है हमें क्या देने के लिए आती है, हमें दर्द देने के लिए आती है। क्योंकि अक्कल जाड़ तो आएगी ना, आएगी तो नए दांत आएंगे, थोड़ा सा दर्द होएगा, बस यही चीज़ ये जो है नीचे भी लिखी होगी। चलो वो दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ से हमने देखा ऐसे बहुत सारे 200 अंग है मनुष्य के शरीर में जिनका वर्तमान में कोई काम नहीं है मेरे भाई। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखो अंग आ गए हैं। ठीक है, अक्कल दाढ़ अपेंडिक्स का असली सच। तो यहां पे देखो एनसीईआरटी का पॉइंट, अब यहां पे वो सारे पॉइंट लिखे गए हैं जो जिनका काम वर्तमान में नहीं है। देखो, प्रमुख अवशेषी अंग, अवशेषी अंग मैंने बताया ना, वो फालतू के अंग जिनका अभी काम नहीं है। कृमि रूप परिशेषिका, इसको क्या बोला जाता है, अपेंडिक्स बोला जाता है। अभी बताऊंगा इसका जो है काम कैसे नहीं है। निमेशक पटल हो गया, आंख की झिल्ली मेरे भाई।
कर्ण पल्लव की पेशियां यानी कि कान हिलाने वाली मेरे भाई। कान हिलाने वाले को कैसे याद रखेंगे, आप जानवरों को देखना, वो अपने कान हिलाते हैं ना मक्खियों को उड़ाने के लिए, लेकिन वर्तमान में हम तो काम नहीं उड़ाते, हम तो जो है कान नहीं हिलाते, क्योंकि यही कह रहा है करोड़ों सालों से जो हम पूर्वज यूज करते थे अब नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे इनका जो है काम होना बंद हो गया, ये काम करना भी बंद कर गए हैं मेरे भाई। त्वचा के बाल और अक्कल दाढ़ मेरे भाई, अक्कल दाढ़। तो चलिए इनका सरल भाषा में देख लेते हैं, यहां से आपको अच्छे से समझ आएगा मेरे भाई, ठीक है। इन फालतू अंगों के 4 उदाहरण सीधे रट लेना, एग्जाम में ये डायरेक्ट आते हैं। अब यहां से देखो, पहला अंग कौन सा हमने देखा था, अक्कल दाढ़ देखा था। पुराने जमाने में पूर्वज कच्चा मांस और चबाने वाली चीजें खाते थे, तो इनकी जरूरत थी। आज हमारे पास मिक्सर ग्राइंडर है, तो यह बिना काम के जो है दर्द देने आती है। ये चीज मैं ऊपर बता के आऊं, आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। दूसरा क्या था, अपेंडिक्स था मेरे भाई। अपेंडिक्स क्या है, देखो यह पेट में घास फूस सेलुलोज पचाने के काम आता था, क्योंकि पहले आदि मानव होते थे वो सब कुछ खा लेते थे, घास वगैरह भी खा लेते थे, सब कुछ खा लेते थे, तो उसको पचाने के लिए अपेंडिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता था मेरे भाई। लेकिन वर्तमान में जब से इंसानों ने खाना पकाकर खाना शुरू किया है, तो इसका काम ही खत्म हो गया है मेरे भाई। ये देखो चीजें धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं, ठीक है। तीसरा क्या था, हमारे कान मेरे भाई, कान की पेशियां। अब गाय भैंस मक्खी उड़ाने के लिए कान हिला लेती हैं, हम नहीं हिला पाते, क्योंकि हमारे कान की मांसपेशियां अब अवशेषी हो चुकी है, क्योंकि लॉन्ग टाइम से जो है हमने इनको जो है यूज नहीं किया है। इसीलिए जिस चीज का आप यूज करना बंद कर दोगे ना, हमारे शरीर का ये सच्चाई है, हमारे शरीर में जिस चीज का आप ज्यादा यूज करोगे ना, वो फैलती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और जिस चीज का आप यूज कम कर दोगे या फिर बंद कर दोगे, तो वो चीज धीरे धीरे जो है निष्क्रिय हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। और ये एक बार में नहीं होता, कभी आप लोगों की मैं ये चीज करना छोड़ देता हूं, मतलब कि कोई हाथ हिलाना छोड़ देता हूं, कुछ करना छोड़ देता हूं, तो अगली पीढ़ी मेरे बच्चे की जो आएगी वो भी ऐसी आएगी। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ऐसी चीजें करोड़ों सालों में होती है, लगातार ये चीजें होती जाएंगी ना पीढ़ी दर पीढ़ी, तब जाके कोई पता नहीं कौन सी पीढ़ी में जाके ये चीजें होनी बंद हो जाएंगी। ऐसा होता है मेरे भाई, इसी को बोलते हैं क्रमिक विकास मेरे भाई। आई बात समझ में आया तक? चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 6 को देख लेते हैं, संयोजक कड़िया और लैमार्क की लंबी गर्दन वाला जिराफ। तो इसको भी देख लेते हैं। खैर जिराफ तो आपने देखा ही होगा, 2 परिवारों के बीच के हाइब्रिड जीव, मतलब कि 2 जीवों के बीच में एक पुल का काम करता है, ठीक है। 2 जीवों के बीच में पुल का काम, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को संयोजक कड़िया जो है बोला जाता है। एनसीईआरटी क्या बोलती है, 2 समुदायों के लक्षण रखने वाले, यानी कि 2 समुदाय, 2 कम्युनिटी के लक्षण यानी कि सिम्टम की बात कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। सिम्टम रखने वाले जीवों को संयोजक कड़िया कहते हैं। विषाणु, इसका उदाहरण कह रहा है भाई, ये विषाणु सजीव और निर्जीव का जो है, दो सजीव और निर्जीव के बीच में पुल का काम कौन करता है, विषाणु करता है। युगलीना, जंतु और पादप, जंतु यानी कि जानवर, पादप पेड़ पौधे, इन दोनों के बीच में पुल का काम कौन करता है, युगलीना करता है। नीचे उदाहरण भी दिखाऊंगा सरल भाषा में। आर्कियोप्टेरिक्स, ये किसके बीच में पुल का काम करता है, पक्षी और सरीसृप के बीच में जो है पुल का काम करता है। और एक डीना, ये सरीसृप और स्तनधारी के बीच में जो है पुल का काम करता है। कैसे करते हैं, चलो सरल भाषा में देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, बायोलॉजी में कुछ जीव ऐसे हाइब्रिड होते हैं जिनके पैर एक खानदान में होते हैं और सिर दूसरे खानदान में होते हैं। कैसे होते हैं, इन्हें संयोजक कड़िया कहते हैं। जैसे आर्कियोपेरेटिक्स, जो भी नाम है, ये नाम का एक प्राचीन पक्षी था। उनके पास पक्षियों की तरह पंख और चोंच तो थी, पर चोंच के अंदर सांपों जैसे नुकीले दांत और छिपकली जैसी लंबी पूंछ भी थी, यानी वो सांप, सरीसृप और पक्षी के बीच का पुल था मेरे भाई, दिखा। वैसे ही युगलीना, अभी देख के आए ना, जंतु और पौधों के बीच के पुल का काम युगलीना करता है। कैसे, धूप मिले तो पौधे की तरह ये खाना बनाने लगता है, और धूप न मिले तो जानवरों की तरह ये शिकार करने लगता है। बस यही कारण है, यही चीज है समझाई गई है इस एनसीईआरटी की डेफिनेशन में। इसीलिए ये चीजें आपको बोरिंग लगती है, और यही कारण है आपको इंटरेस्ट बना रहे और आपको पूरा चैप्टर में बने रहो। सिर्फ इसीलिए मैंने इन 4-5 लाइनों को जो है लिख दिया है मेरे भाई, वरना तो ये 3 लाइनें एनसीईआरटी में भी लिख रखा है, आप वहां से भी पढ़ लोगे, लेकिन वहां पे ये पढ़ने में बोरिंग लगेगी, आपको समझ नहीं आएगी। 2 समुदायों के बीच में संयोजक का मतलब क्या होता है, ठीक है। विषाणु, अब आप युगलीना क्या होता है, आर्कियोपेटिक्स कैसे पुल का काम कर, ये चीजें शब्दों का मतलब आपको समझ आना चाहिए, समझ रहे हो ना। चलिए आगे चलते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दिया करो मेरे भाई, और शेयर भी कर दिया करो, ये बहुत मेहनत लगती है आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करने में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, लैमार्कवाद को देख लेते हैं और जिराफ की गर्दन का खिंचाव देख लेते हैं। आपने जिराफ देखा है, कितनी लंबी गर्दन होती है भाई जिराफ की, देखो बहुत सारी लंबी गर्दन होती है ना। तो ये एकदम से नहीं हुई, पहले जिराफ कैसे होते थे, बकरियों जैसे होते थे, छोटे छोटे। लेकिन अभी हम क्या सीख के आए हैं ऊपर, अभी हम ये सीख के आए हैं कि मनुष्य के शरीर या फिर जंतु का शरीर, जिस अंग का आप उपयोग ज्यादा करोगे ना, जिसका उपयोग ज्यादा करोगे, वो चीज जो है बढ़ती चली जाएगी, खिंचती चली जाएगी। और जिस चीज का उपयोग आप नहीं करोगे, कम करोगे, तो वो
चीज जो है निष्क्रिय हो जाएगी। जिराफ के साथ भी ऐसा ही हुआ है। जिराफ क्या होता था, पहले बकरी जैसा होता था, नीचे की घास खाता था, धीरे धीरे घास खत्म होगी तो इसने जो है पेड़ों की पत्तियां खाना शुरू कर दिया। पेड़ों की पत्तियों के लिए इसको अपनी गर्दन ऊपर उठानी पड़ी, धीरे धीरे ऊपर उठाता गया और ऐसा नहीं है एक ही पीढ़ी में हुआ, क्या पता कितनी पीढ़ियां लगी होगी, इसकी गर्दन जो है खिंचती गई और वर्तमान में हम देखते हैं कितनी लंबी गर्दन वाला जिराफ है। तो ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई। आई बात समझ में? तो चलिए देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या बोलती है। तो एनसीईआरटी बोलती है लेमार्क ने 1809 में अपनी पुस्तक फिलोसफी जूलॉजी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, ये बताइए निम्नलिखित में से फिलोसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप बताएंगे 1809 में लेमार्क के द्वारा लिखी गई है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें अंगों के उपयोग तथा अनुप्रयोग का नियम दिया है, वही जो मैंने बताया, अगर जिसका यूज करोगे तो वो खिंच जाएगी, फैल जाएगी, नहीं करोगे तो निष्क्रिय हो जाएगी। इसमें लेमार्क ने दिया है मेरे भाई ये नियम, अपनी पुस्तक फिलोसफी की जूलॉजिक में दिया है। इसके अनुसार जिन अंगों का उपयोग अधिक होता है वे विकसित हो जाते हैं और जिनका कम होता है वे विलुप्त हो जाते हैं, जैसे जिराफ की गर्दन का लंबा होना। सेम वही है जो मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ पे देखो। जैव विकास को समझाने के लिए सबसे पहले मैदान में आए लेमार्क साहब। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा सन 1809 में एक किताब लिखी। सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा? 1809 में लेमार्क ने एक किताब लिखी जिसका नाम था फिलोसफिक जूलॉजिक, इसका नाम था। इन्होंने एक बहुत सीधा सा नियम दिया जिसे अंगों के उपयोग और अनुप्रयोग का नियम कहते हैं। इन्होंने ये क्वेश्चन याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, डायरेक्ट पूछेगा बताइए निम्नलिखित में से अंगों के उपयोग और अनुप्रयोग का नियम जो है किसने दिया? तो आप बताएंगे लेमार्क ने दिया था मेरे भाई। इन्होंने कहा कि शरीर के जिस अंग का तुम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करोगे वो उतना ही लंबा और मजबूत हो जाएगा और जिसे छोड़ दोगे वो गायब हो जाएगा। इन्होंने उदाहरण दिया जिराफ का। पहले जिराफ बकरी जितने छोटे होते थे उनकी गर्दन छोटी होती थी, परंतु जब नीचे की घास खत्म हो गई तो वे ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाने के लिए अपनी गर्दन को ऊपर उचकाते खींचते गए। सालों की इस कसरत से उनकी गर्दन हमेशा के लिए लंबी हो गई मेरे भाई। आई होप सारी चीजें क्लियर हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट देख लेते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट वैज्ञानिक का नाम है वीजमान मेरे भाई। ठीक है, ये वैज्ञानिक आया था और ये बड़ा ही गुस्सा था मेरे भाई। किससे गुस्सा था? लेमार्क से गुस्सा था। ये बोल रहा ऐसा थोड़ी हो सकता है यार, ना ना मैं ऐसा प्रूव करके दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है जो लेमार्क ने वो बोला है, झूठ बोला है। तो चलिए देख लेते हैं इसने क्या किया। वीजमान का चूहे वाला टार्चर और डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन, इसने क्या किया मेरे भाई? इसने कहा ना कि इसने लेमार्क ने क्या कहा था कि भाई कोई अंग अगर आप काटोगे ना, मतलब कोई अंग का अगर आप ज्यादा यूज करोगे तो वो धीरे धीरे जो है पीढ़ियों में देखने को मिलेगी, लंबी होती चली जाएगी। तो वीजमान क्या बोला भाई ऐसा नहीं हो सकता, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। तो इसने क्या किया? लगातार 40 पीढ़ियों तक, चूहे की 40 पीढ़ियों तक इसने क्या की? पूंछों को काटा, चूहों की पूंछों को काटा। लेकिन 40 पीढ़ियों तक भी जो है, जो उसका अगला बच्चा पैदा हुआ ना, चूहे का अगला बच्चा पैदा हुआ, वो पूंछ के साथ ही पैदा हुआ, इसीलिए ये झूठा साबित हो गया। आइए इसको पढ़ते हैं, ये क्या कह रहा है। तो यहां पे देखो, वीजमान ने 1892 में जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत दिया था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है बताइए जनन द्रव्यता की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया था? तो वीजमान नाम के व्यक्ति ने 1892 में दिया था। 2 क्वेश्चन यहां से बन गए। ठीक है, आगे चलते हैं। इन्होंने लेमार्क का विरोध करने के लिए चूहों की 40 पीढ़ियों तक पूंछ काटी, पर हर बार पूंछ वाले चूहे ही पैदा हुए। सरल भाषा में देख लेते हैं, आओ यहां पे देखते हैं। यहां पे क्या बोल रहा है? लेमार्क साहब की इस थ्योरी को गलत साबित करने के लिए एक सनकी वैज्ञानिक आए जिसका नाम था वीजमान मेरे भाई। वीजमान ने कहा कि अगर कसरत करने से, अंग खींचने से बच्चे बदल जाते हैं तो पहलवान का बच्चा पहलवान पैदा होता। अपनी बात साबित करने के लिए उन्होंने चूहों पर घोर अत्याचार किया। उन्होंने चूहों की लगातार 40 पीढ़ियों तक पूंछ काटी, पर कमाल देखो दोस्तों, 40वीं पीढ़ी में भी जो चूहा पैदा हुआ वो पूरी पूंछ के साथ पैदा हुआ। तब वीजमान ने जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत दिया और कहा कि बाहर की चमड़ी, दैहिक जो हमारी बाहर की खाल है ना, वो उसमें जो बदलाव होता है वो बच्चे में नहीं जाता। क्या कह रहा है? बाहर के जो बदलाव होते हैं ना, शरीर के जो बाहरी हिस्से में बदलाव होते हैं वो बच्चे में नहीं जाता। मतलब कि फॉर एग्जांपल आप हो, ठीक है, आप हो, आपने बाहर से जो भी बदलाव किए ना अपने शरीर में, जरूरी नहीं है कि वो आपके नेक्स्ट जो आपके बच्चे पैदा होंगे उसमें जाएगा। वो जाएगा नहीं। कैसे जाएगा? जब आपके जो आपका जीन होगा ना, जीन यहाँ पे लिखा भी होगा, देखो, बच्चे में नहीं जाता। बदलाव केवल तभी आएगा, मतलब बच्चे में बदलाव कब आएगा? जब इसमें स्पर्म या अंडे, मतलब समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाहता हूं? जो स्पर्म या अंडे जनन द्रव्य के अंदर होगा, जो यहां पर चेंज होगा ना, स्पर्म के अंदर या फिर अंडे के अंदर जो चेंज होगा, वही जो आपका बच्चा पैदा होगा उसके अंदर चेंज होगा। आई होप यहां तक सारी चीजें समझ आ गया होगा। फिर भी नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से पीडीएफ को पढ़ना, वीडियो को आराम से समझना, सोचना और सुनना मैंने क्या बोला है। और फिर भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं यहीं मिलूंगा आपको।
आई बात समझ में? वैसे ऐसा कुछ नहीं है, आपको पहली बार में ही समझ आएगा, आप बहुत समझदार बच्चे हो, मेरे से कहीं आप इंटेलिजेंट हो, आई नो वेरी वेल। चलिए आगे चलते हैं मेरी पॉइंट नंबर 9 को देख लेते हैं, डार्विन बाबा की जीवन संघर्ष। चलो देख लेते हैं, डार्विन बाबा को तो सभी जानते हैं, चार्ल्स डार्विन ने 1831 में बीगल जहाज से यात्रा की थी मेरे भाई, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस नॉलेज के लिए याद रखना, 1831 में जो इन्होंने यात्रा की थी। इन्होंने 1859 में अपनी पुस्तक, ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, इसीलिए इसका रट्टा मार लेना मेरे भाई। ये पुस्तक तो पता नहीं फेवरेट है मेरे भाई एग्जामिनर की, बहुत बार पूछ सकता है, आप सभी को पता भी होगा मेरे भाई। बताइए, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो है इस पुस्तक को लिखा गया है मेरे भाई, ठीक है। प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति मेरे भाई प्रकाशित की थी। इसके मुख्य बिंदु क्या था, यानी कि ये जो पुस्तक थी ना, ये किस पर आधारित थी? जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता के ऊपर जो है ये आधारित थी मेरे भाई। मतलब इस पुस्तक में इन्होंने क्या लिखा था, चार्ल्स डार्विन ने ये लिखा था, क्या लिखा है यहाँ पे? योग्यतम की उत्तरजीविता। इस शब्द से कुछ समझ आ रहा है आपको? योग्यतम की उत्तरजीविता, यहाँ से आपको ये शब्द देखना है। मतलब कि हमेशा आपने देखा होगा कि भाई इस प्रकृति में जो अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल पाता है ना, वही जीवित रहता है। या फिर जंगल का जो शेर है, राजा बनता है, वो अपने दम पर, यानी कि स्ट्रॉन्ग जो इंसान होगा ना, वही उसी को प्रकृति आगे धकेलती है, उसी को पुश करती है। जो कमजोर होते हैं वो मर जाते हैं मेरे भाई, सिंपल सी बात है। आपने डायनासोर देखे ना, डायनासोर एक समय पे, जब आज के समय में हमारी जितनी इंसान की प्रजाति या जनसंख्या बढ़ गई ना, एक समय पर पृथ्वी पर इतने डायनासोर होते थे, वो खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए? वो इसीलिए खत्म हो गए क्योंकि वो अपने आप को पृथ्वी के प्रकृति के अनुसार नहीं ढाल पाए। और वर्तमान में जो आप एलिफेंट देखते हो ना, हाथी देखते हो, हाथी भी ऐसे ही होगा। अभी तो नहीं, फिलहाल 4-5 पीढ़ियां आगे जाके, कितनी पीढ़ियां पता नहीं, लेकिन 7-8 पीढ़ी के बाद हाथी भी ऐसे ही हो जाएंगे। जो हमारे आने वाली 7-8 पीढ़ी के बाद बच्चे आएंगे ना, वो हाथियों को ऐसे ही देखेंगे जैसे हम डायनासोर को देखते हैं मूवीज के अंदर, फोटोज के अंदर। तो एलिफेंट को भी वो ऐसे ही देखेंगे, क्योंकि एलिफेंट जो है धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, ये अपने आप को ढाल नहीं पा रहे प्रकृति के अनुसार मेरे भाई। आई बात समझ में? तो यही सारी चीजें जो है प्रकृति की पुस्तक के अंदर लिखा था मेरे भाई चार्ल्स डार्विन ने, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के अंदर। चलो इसका सरल भाषा देख लेते हैं क्या लिखा है। अब आते हैं जैव विकास के असली गॉडफादर। असली गॉडफादर यही थे, चार्ल्स डार्विन। डार्विन जब 22 साल के थे तो इन्होंने यात्रा की थी। सन 1831 में बीगल नाम के एक सरकारी समुद्री जहाज पर बैठकर पूरी दुनिया की सैर पर निकल गए थे। इन्होंने सालों तक जंगलों और टापुओं के जीवों को देखा और सन 1859 में, ये ईयर याद रखना, ईयर पूछ लेता है कई बार, एक ऐसी किताब लिखी जिसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। किताब का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज मेरे भाई। इन्होंने कहा कि दुनिया में जितने भी जीव हैं वो रोटी, कपड़ा, मकान, भोजन और आवास के लिए आपस में दिन रात अखाड़े की तरह लड़ रहे हैं, जिसे जीवन संघर्ष जो है कहा जाता है मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 10 मेरे भाई, योग्यतम की उत्तरजीविता और प्रकृति का वीआईपी चयन मेरे भाई, ठीक है। तो देख लेते हैं, आगे चलते हैं। एनसीईआरटी क्या बोलती है? डार्विन के अनुसार जीवन संघर्ष में जो जीव सबसे उत्तम फिट होते हैं, वही बात है जो मैं डायनासोर का एग्जांपल दिया था ना, जो प्रकृति के अनुसार ढाल पाते हैं वही जीवित रहते हैं। तो डार्विन ने क्या कहा? जीवन संघर्ष में, मतलब जो जीवन हम संघर्ष कर रहे हैं, सबसे उत्तम फिट होते हैं वे ही जीवित बचते हैं। इसे योग्यतम की उत्तरजीविता और प्राकृतिक चयन जो है कहते हैं। इसका सरल भाषा में देख लेते हैं क्या कह रहा है। डार्विन का सबसे सुपर हिट नियम था योग्यतम की उत्तरजीविता। डायरेक्ट याद रखना, एग्जामिनर पूछ सकता है, बताइए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के द्वारा या फिर किस व्यक्ति के द्वारा जो है योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत जो है दिया गया था? तो आप बताएंगे डार्विन के द्वारा जो है ये दिया गया था मेरे भाई, ठीक है। डार्विन के द्वारा इसको दिया गया था। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मेरे भाई, इसका पोस्टमार्टम करो। योग्यतम यानी जो सबसे बेस्ट है या फिर फिट है, वही उत्तरजीवी यानी कि जिंदा बचेगा। इस अखाड़े की लड़ाई में जो जीव कमजोर होता है वो मर जाता है, और जो सबसे ताकतवर और माहौल के हिसाब से बेस्ट होता है, प्रकृति केवल उसी को चुनती है और आगे बढ़ाती है, जिसे प्रकृति चयन कहते हैं। जैसे जिराफ के खानदान में पहले छोटी और लंबी गर्दन के जिराफ थे, पर लंबी गर्दन वाले फिट थे तो वे बच गए, और छोटी गर्दन वाले भूख से मर गए मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 को देख लेते हैं, उत्परिवर्तन को देख लेते हैं। डीएनए में अचानक होने वाला धमाका। फटाफट से आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है डीएनए की फुल फॉर्म बता दो मेरे भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है, एचएसएससी में पूछा है डीएनए की फुल, इसीलिए पूछ रहा हूं, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है? वर्ष 1901 में हॉलैंड के वैज्ञानिक ह्यूगो डी ब्रीज ने उत्परिवर्तनवाद दिया था मेरे भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार फेवरेट है एग्जामिनर का, बहुत बार वनडे एग्जाम से पूछा है। बताइए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक या फिर व्यक्ति ने जो है उत्परिवर्तनवाद यानी कि म्यूटेशन थ्योरी दिया था? तो आप बताएंगे ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा जो है ये सिद्धांत या फिर थ्योरी दिया गया था मेरे भाई। आई बात समझ में?
यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं। इनके अनुसार नई जातियों की उत्पत्ति जीन्स में होने वाले अचानक परिवर्तन के कारण होती है मेरे भाई, ठीक है। तो इसने थोड़ा सा उलट दिया। जैव विकास का सबसे आखिरी और आधुनिक नियम सुनो, जिसे उत्परिवर्तनवाद जो है कहते हैं। इसके जन्मदाता थे 1901 में हॉलैंड के वैज्ञानिक ह्यूगो डी ब्रिज मेरे भाई, ठीक है। लेमार्क और डार्विन क्या कहते थे, अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं लेमार्क और डार्विन को। ये क्या कहते थे, ये कहते थे कि मेरे भाई जो विकास होता है ना, विकास वो क्रमवार तरीके से होता है, करोड़ों सालों के बाद जो है विकास होता है। लेकिन भाई ह्यूगो डी ब्रिज क्या कहता है, ह्यूगो डी ब्रिज कहता है, यहाँ पे देखो क्या कहता है, विकास धीरे धीरे लाखों सालों में होता है। लेकिन ह्यूगो डी ब्रिज ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि नहीं भाई, कभी कभी जीवों के जीन्स या डीएनए के अंदर अचानक एक ऐसा तगड़ा धमाका या फिर ब्लास्ट या फिर बदलाव होता है कि एक ही बार में बिल्कुल नई प्रजाति जो है पैदा हो जाती है। इसी अचानक होने वाली आनुवांशिक बदलाव को जो है म्यूटेशन या फिर उत्परिवर्तन जो है कहते हैं मेरे भाई। आई बात समझे। यहाँ पे चैप्टर की जो है थ्योरी पूरी कंप्लीट होती है। मेरे हिसाब से बहुत आसान भाषा में मैंने इस चैप्टर को जो है आपको समझा दिया है। फिर भी अगर आपको कोई चीज ना समझ आई हो तो मेरे भाई कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता देना, वहां पर भी आपको बता दूंगा। पीडीएफ का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है क्योंकि जो है आप सभी जानते हैं टेलीग्राम नहीं चल रहा है, और टेलीग्राम जैसे ही ओपन हो जाएगा 22 जून के बाद तो सारी पीडीएफ में एक साथ वहां पर डाल दूंगा मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए इसके अब एक एक करके जो है हम क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं, पेन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है जैव विकास की क्रमिक प्रक्रिया को समझाने के लिए सबसे पहले इवोल्यूशन शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था। तो जो हम सारांश देख रहे थे आपने देखा होगा पहली दूसरी लाइन में ही जो है हमें मिल गया था कि इवोल्यूशन यानी कि विकास शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था। तो आप सभी जानते हैं हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा जो है सर्वप्रथम जो है विकास शब्द का जो है इवोल्यूशन शब्द का जो है उपयोग किया गया था मेरे भाई, ठीक है। आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, विभिन्न जंतुओं के वे अंग जो उत्पत्ति और मूल संरचना में बिल्कुल समान होते हैं परंतु उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं। मैंने दो शब्द आपको बताए थे, एक तो समजात बताया था, ठीक है, और दूसरा क्या हम बताया था, दूसरा समवृत्ति बताया था मेरे भाई, ठीक है। समजात में क्या था, समजात में मेरे भाई क्या था, मूल संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम था, SURSTRUCTURE स्ट्रक्चर तो क्या था, सेम था मेरे भाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या था, बेसिक स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट था मेरे भाई, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको याद होगी, अभी पढ़ के आए हैं। तो क्या पूछ रहा है भाई, उत्पत्ति और मूल संरचना बिल्कुल समान हो, समान किसकी थी, समजात की थी मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 में क्या बोल रहा है, तो 3 में बोल रहा है मेरे भाई निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा, चलिए आगे चलते हैं भाई। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है, मैं समझ रहा हूँ आपको आवाज़ आ रही होगी, बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दो, फटाफट इस चैप्टर को खत्म कर दें मेरे भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार फिर से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जीव विज्ञान के निम्नानुसार समजात अंगों का सबसे सटीक उदाहरण माना जाता है। तो समजात अंगों के बारे में हमने क्या देखा था, बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम है, बेसिक स्ट्रक्चर सेम था मेरे भाई, लेकिन जो इनका कार्य था, कार्य को क्या लिखेंगे, वर्क क्या था, डिफरेंट था मेरे भाई, डिफरेंट। और हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था जैसे कि मनुष्य का हाथ, घोड़े का पैर और पक्षी के पंख, ऐसे पढ़े था ना, पक्षी का पंख। तो इनके जो है बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना इनका वो सेम है, लेकिन काम अलग अलग करते हैं। मनुष्य का हाथ किसी चीज को पकड़ने के काम आता है, घोड़े का पैर दौड़ने के काम आता है, और पक्षी का पंख जो है उड़ने के काम आता है। ढूंढ लो, तितली के पंख और मच्छर का पंख नहीं है, चमगादड़ के पंख और तितली के पंख नहीं होंगे, मनुष्य का हाथ, घोड़े का अगर पादी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, वे अंग जो बाहर से देखने में और कार्य करने में बिल्कुल एक समान होते हैं परंतु उनकी आंतरिक मूल संरचना उत्पत्ति बिल्कुल भिन्न भिन्न होती है। तो अभी मैं बता गया हूं समजात का उल्टा क्या होता है मेरे भाई, समजात का उल्टा क्या होता है मेरे भाई, समवृत्ति होता है मेरे भाई, ठीक है, समवृत्ति होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभी डिटेल से करके आए, बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, तितली के पंख और चमगादड़ के पंख दोनों आसमान में उड़ने का समान कार्य करते हैं, यह दोनों वैज्ञानिक दृष्टि से किसका उदाहरण है। तो अभी हम क्या देख के आए थे मेरे भाई, समजात भी हमने देख लिया, ठीक है, समजात भी हमने देख लिया और समवृत्ति भी देख लिया। समवृत्ति लिखेंगे ना, एक सेकंड थोड़ा सा बता देता हूं। समवृत्ति, समजात क्या था, यहां पर क्या था, बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम था लेकिन वर्क जो है वो डिफरेंट था। लेकिन यहां पे क्या था, बेसिक स्ट्रक्चर तो डिफरेंट था लेकिन काम जो है सेम था। यहां पर समवृत्ति में हमने क्या देखा था, हमने यहां पर देखा था मेरे भाई, क्या देखा था हमने, यहां पर देखा था तितली देखी थी मेरे भाई, ठीक है,
तितली देखी थी, तितली देखी थी, और क्या देखा था, वर्षित चमगादड़ देखा था। चमगादड़, गादड़ कैसे लिखेंगे, गादड़ ऐसे देखेंगे। तो यहाँ पे क्या देखा था, इनके जो पंख हैं, इनके जो पंख है वो काम तो सेम ही करते हैं ना, काम तो सेम ही करते हैं, क्या करने हैं, उड़ने का काम करते हैं, लेकिन जो उनका बेसिक स्ट्रक्चर है ना वो अलग अलग है। यानी कि जो पंख बने हैं ना, तितली के पंख अलग तरीके से बने हैं और चमगादड़ के पंख अलग तरीके से बने, बस यही बोल रहा है। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समवर्ती अंग जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले वे अंग जिनका वर्तमान समय में शरीर का कोई कार्य नहीं होता और वे केवल निशान के रूप में बचे हैं, क्या कहलाते हैं। ये भी हम देख के आए थे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन जो है अवशेषी अंग हो जाएगा। वे अंग जो समान बच गए मेरे भाई। ठीक है, फालतू अंग हमने देखा था ना, 200 पुर्जे जो हैं मनुष्य के शरीर में फालतू पड़े हैं, जो काम के नहीं है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, मानव शरीर के भीतर घास फूस या सेलुलोज को पचाने वाली कृमि रूपी परिशेषिका वर्तमान में एक अवशेषी अंग है। इसे आम भाषा में क्या बोला जाता है, अपेंडिक्स बोला जाता है। इसको आम भाषा में कहा गया अपेंडिक्स बोला जाता है, आज के वर्तमान में क्या बोला जाता है, अपेंडिक्स। अब ये ऑप्शन में दिया होता ना आपको कृमि रूप परिशेषिका, तो आप नहीं समझ पाते, इसीलिए बोल रहा हूं हर चीज को समझा करो, हर शब्द का मतलब समझा करो। इसका मतलब मेरे भाई अपेंडिक्स होता है, याद रखना आगे से। इसीलिए जो मैं ये आपको देता हूं ना मेरे भाई, सिंपल थ्योरी चैप्टर की, ये करनी बेहद जरूरी है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, तो 8 बोल रहा है मेरे भाई, मानव शरीर में लगभग कितने से अधिक अवशेषी अंग पाए जाते हैं जो पूर्वजों के इतिहास को दर्शाते हैं। तो लगभग 200 से अधिक जो है ऐसे पुर्जे पाए जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्या 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 बोला गया, ऐसे अजीब जीवधारी जिनमें दो अलग अलग जंतु समुदाय या खानदानों के लक्षण एक साथ पाए जाते हैं, उन्हें जीव विज्ञान में क्या कहा जाता है। तो मैंने बताया था ना, एक कम्युनिटी ये है, एक कम्युनिटी है, इन दोनों के बीच में पुल का काम कौन करता है, तो पुल का काम जो करता है उसको क्या बोला जाता है, संयोजक कड़िया बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, संयोजक कड़िया बोला जाता है। तो राइट ऑप्शन ढूंढ लो कहां पर है संयोजक कड़िया, तो ये नहीं होएगा, ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, जीव और पौधों के गुणों के आधार पर जंतु जगत और पादप जगत के बीच के सबसे प्रसिद्ध संयोजक कड़ी किसे माना जाता है, यूग्लिना को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि प्राचीन पत्थरों में दबा हुआ मिला आर्कियोपटेरिक्स नामक विलुप्त पक्षी किन दो बड़े वर्गों के बीच की मुख्य संयोजक कड़ी है, तो सरीसृप और पक्षी के बीच की जो है संयोजक कड़ी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, अंडे देने वाले एक एकिडना और प्लेटिपस को किन दो जंतु समुदायों के बीच में सबसे महत्वपूर्ण संयोजक जो है कड़ी माना जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सरीसृप तथा स्तनधारी के बीच की जो है इनको कड़ियां माना जाता है मेरे भाई। ठीक है, आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, फ्रांस के प्रसिद्ध प्रकृति वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट लेमार्क की पुस्तक देख के आए थे ना मेरे भाई, कौन सी इनकी पुस्तक थी, फिलोसफिक जूलॉजिकल नाम की पुस्तक थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ये याद रखना, ईयर भी क्या पता आपसे ईयर पूछ ले, जो है वैज्ञानिक का नाम और आपसे जो है पुस्तक का नाम देके ईयर पूछ ले, तो ईयर याद रखना भाई 1809 में। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक जो है कब लिखी थी, तो याद बताना 1809 में जो है ये प्रकाशित हुई थी मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहे हैं, जो जीवधारी अपने शरीर के जिस अंग का उपयोग सबसे अधिक करते हैं वह मजबूत और लंबा हो जाता है, जिसका उपयोग बंद कर देते हैं वो गायब हो जाता है। यह नियम किसने दिया था, तो यह नियम किसने दिया था मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन लेमार्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। 15 कह रहा है, लेमार्क ने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए ऊंचे पेड़ों की पत्तियों खाने वाले किस जानवर की लंबी गर्दन का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण दुनिया के सामने रखा था, जिराफ का उदाहरण रखा था मेरे भाई। ठीक है, जिराफ का उदाहरण रखा था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि लेमार्कवाद का कड़ा विरोध किसने किया था मेरे भाई, किसने किया था, वीजमैन ने किया था। कहा गया ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत इन्होंने दिया था। दोनों क्वेश्चन याद रखना, आपसे क्या पूछ सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एक क्वेश्चन तो इसने यही पूछ लिया, लेमार्क का कड़ा विरोध किसने किया था 1892 में, तो इसे किसने किया था, अगस्ट वीजमैन ने दिया था। या फिर आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा, बताइए जीन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप बताएंगे वीजमैन ने जो है दिया था मेरे भाई। ठीक है, आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 क्या बोल रहा है, वैज्ञानिक ऑगस्टस वीजमैन ने लेमार्क के अंग के उपयोग को नियम को गलत साबित करने के लिए लगातार 40 पीढ़ियों को किस जानवर पर टॉर्चर किया था, चूहों पर टॉर्चर किया था मेरे भाई। ठीक है, चूहों की पूंछ इसने काट दी थी मेरे भाई, बड़ा ही गंदा आदमी था। चलो आगे चलते हैं, कहा गया ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। 18 क्या कह रहा है, जैव विकास यानी कि
जैव विकास के सबसे बड़े गॉडफादर चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने वर्ष 1821 में दुनिया के जीवों का अध्ययन करने के लिए किस प्रसिद्ध सरकारी जहाज से यात्रा की थी? वैसे नहीं पूछेगा क्वेश्चन, कोई नहीं, फिर भी देख लेते हैं। बीगल नामक जहाज से जो है ये यात्रा करी थी मेरे। 18 का बी आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, चार्ल्स डार्विन ने दुनिया के जीवों और प्रकृति के नियमों पर आधारित अपनी सबसे क्रांतिकारी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किस वर्ष प्रकाशित की थी? तो कब की थी भाई? 1859 में की थी। ठीक है, 1859 में की थी ना? हाँ ठीक है, 1859 में की थी, 1859 में की थी मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। 20 में क्या आ जाएगा? डार्विनवाद के अनुसार पूरी प्रकृति के समस्त जीवधार भोजन, जल और रहने के स्थान, आवास के लिए आपस में दिन रात लड़ाई करते हैं। उसे क्या कहता है? उसे क्या बोला जाता है मेरे भाई? योग्यता की लड़ाई बोला जाता है, जीवन संघर्ष की लड़ाई बोला जाता है, आनुवंशिक म्यूटेशन बोला जाता है, जननिक पृथक्करण बोला जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन जीवन संघर्ष हो जाएगा, स्ट्रगल ऑफ एक्सिस्टेंस इनको बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, आगे आ जाएंगे भाई। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? चार्ल्स डार्विन का वह सबसे सुपरहिट नियम क्या कहलाता है जिसके अनुसार जीवन संघर्ष की लड़ाई में जो सबसे बेस्ट या फिट है वही जीवित बचेगा? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? योग्यतम की उत्तरजीविता जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं मेरे भाई। 22 को क्या बोल रहा है? डार्विनवाद के अनुसार जो जीव सबसे योग्य होते हैं प्रकृति केवल उन्हीं का चुनाव करके उन्हें आगे बढ़ाती है। इस सर्वशक्तिमान प्रकृति नियम को क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं मेरे भाई? इसको बोला जाता है कृत्रिम चयन, इसको जो है बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। अरे नहीं, 22 था ना? 22 का प्रकृति चयन आएगा भाई, कृत्रिम चयन नहीं आएगा। कृत्रिम चयन तो वो हो जाएगा जो इंसान बनाता है, इंसान थोड़ी चयन करेगा। ये बी नहीं होएगा मेरे भाई, ए आ जाएगा, प्रकृति चयन करती है भाई। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 23 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? 1901 में हॉलैंड के महान वनस्पति शास्त्री ह्यूगो डी ब्रीज ने जैव विकास का कौन सा नया क्रांतिकारी सिद्धांत प्रतिपादित किया था? कौन सा दिया था? लैमार्कवाद का सिद्धांत दिया था, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था, यही दिया था मेरे भाई। ठीक है, 23 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन फेवरेट है, बहुत बार पूछते हैं। बताइए उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत यानी कि म्यूटेशन थ्योरी जो है किसके द्वारा दी गई थी? तो ये किसके द्वारा दी गई थी? ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा दी गई थी मेरे भाई। ठीक है, ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा ये दी गई थी मेरे भाई। आई बात समझ में? ये चीज याद रखना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? उत्परिवर्तनवाद के अनुसार किसी पुरानी जाति से बिल्कुल नए जीव या नई जाति का जन्म अचानक किससे होने वाली परिवर्तन के कारण होता है? तो ये म्यूटेशन में इन्होंने कहा था कि अचानक ब्लास्ट होने के कारण, जीन्स या गुणसूत्रों में अचानक परिवर्तन से जो है ऐसा हो सकता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं मेरे भाई। 25 क्या बोलते हैं? डार्विन के प्राकृतिक चयन और ह्यूगो डी ब्रीज के उत्परिवर्तनवाद को आपस में मिलाकर वर्ष 1937 में डोबोनजस्की ने किस सुधरे हुए सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो किसका किया था मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जैव विकास का आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप पढ़ लेना, बाकी सारी चीजें मैंने चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। इसके अलावा कोई अगर आपको डाउट लगता हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, फीडबैक जरूर दिया करो मेरे भाई। ठीक है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फीडबैक। आपका फीडबैक ही जो है मेरे को इतने महीनों से जिंदा रखे हुए है। ये जो प्लेलिस्ट चल रही है ना, वो आपके कमेंट्स का ही नतीजा है मेरे भाई। ठीक है, मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, इसीलिए आप अपना फीडबैक जरूर दिया करो। कोई सजेशन है वो भी दिया करो, कोई क्वेरी है वो भी पूछा करो मेरे भाई। ठीक है, आई बात समझ में? बस वीडियो को लाइक कर दिया करो और वीडियो को शेयर कर दिया करो मेरे भाई। आप ही हो मेरे लिए जो इस चैनल को थोड़ा सा पुश कर सकते हो मेरे भाई। ठीक है, बाकी पीडीएफ जो है 1-2 दिन की बात है, फिर टेलीग्राम स्टार्ट हो जाएगा, वहीं पर जो है एक साथ मैं जो है डाल दूंगा मेरे भाई। बाकी जो है व्हाट्सएप का लिंक मैं देता हूं मेरे भाई, उसको भी ज्वाइन कर लेना मेरे भाई। ठीक है, व्हाट्सएप लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से उसको ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप जो चैनल है ना अपना, उसको भी ज्वाइन कर लेना मेरे भाई। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अपनी तैयारी अच्छे से करते हो, लगातार तैयारी करते हो, खो जाओ मेरे भाई। अगले 60 से 75 दिन पढ़ाई में गुम हो जाओ, सब कुछ भूल जाओ, दोस्तों को, यारों को, गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, यहाँ जाना वहां जाना, घूमना सब भूल जाओ। और 75 दिन के बाद आप देखना, जब आपको सारी चीजें मिल जाएगी ना, आपका जब सिलेक्शन होगा ना, तो कोई भी आपको नहीं रोकेगा, कोई आपको ये नहीं कहेगा पढ़ लेना थोड़ी देर, ऐसा कोई भी नहीं बोलेगा। आप अपनी मर्जी के मालिक होगे मेरे भाई। आई बात समझ में? बस 75 दिन झोंक दो मेरे लिए, उसके बाद आउटपुट आप अपने तरीके से इस्तेमाल करना मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं। अब मंडे को मिलेंगे क्योंकि कल संडे है, संडे को ऑफ रहेगा। फिर भी मैं देखूंगा आपके लिए कुछ नया लास्ट को कोई वीडियो वगैरह कुछ ऐसा। अगर आपका कोई स्पेशल वीडियो बनानी है आपके लिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, संडे को मैं उस पर वीडियो जरूर बना दूंगा मेरे भाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मंडे वाली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।